डियर स्टूडेंट, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ, यह टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत प्रोडक्शन फंक्शन का है, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है और एमए प्रीवियस में फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। और जो टॉपिक है वह टॉपिक है उत्पादन का सिद्धांत परिवर्तनशील साधन की प्रतिफल, यानी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर। अब देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे उत्पादन फलन का। और उत्पादन फलन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है परिवर्तनशील अनुपात का नियम और दूसरा है पैमाने का प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल का जो हम अध्ययन करेंगे वह इससे आगे वाला जो चैप्टर है उसके अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे और उसमें हम काव डगलस उत्पादन फलन जो थ्योरम है उसका भी अध्ययन करेंगे। और चूंकि एमए प्रीवियस के फर्स्ट सेमेस्टर में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत ज़्यादातर काव डगलस उत्पादन फलन का 100% क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, उत्पादन का जो सिद्धांत है उसमें परिवर्तनशील साधन के जो दिए हुए हैं उनमें उत्पादन फलन और फिर परिवर्तनशील साधन के जो प्रतिफल हैं उसके अंतर्गत आज जो अध्ययन किया जाएगा वह अध्ययन होगा कुल औसत तथा सीमांत भौतिक उत्पाद का। दूसरा, कुल उत्पाद वक्र में परिवर्तन। तीसरा, इसमें जो हम अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे औसत भौतिक उत्पाद का। और चौथा जो अध्ययन करेंगे वह होगा औसत भौतिक उत्पाद वक्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है, इसका अध्ययन करेंगे। फिर सीमांत भौतिक उत्पाद का अध्ययन करेंगे और सीमांत भौतिक उत्पाद वक्र की जो व्युत्पत्ति है उसका भी अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आएंगे उसके अंतर्गत हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य ही करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न्स टू ए वेरिएबल जो फैक्टर हैं इसके अंतर्गत किसी पदार्थ की पूर्ति उत्पादन की लागत पर निर्भर करती है और यह उत्पादन की लागत साधनों तथा उत्पादन में भौतिक तकनीकी संबंधों का तथा साधनों की जो कीमतें हैं उन कीमतों पर निर्भर करता है। साधनों तथा उत्पादन में तकनीकी संबंध का किसी पदार्थ की उत्पादन लागत को निर्धारित करने में बड़ा महत्व है तथा उत्पादन में भौतिक तथा तकनीकी संबंध ही उत्पादन की सिद्धांत का विषय है। उत्पादन के सिद्धांत की कीमत के सिद्धांत में दोहरी भूमिका है। और पहली भूमिका क्या है? पहली भूमिका यह पदार्थ की उत्पादन मात्रा तथा लागतों के बीच संबंध का एक आधार है और दूसरे उत्पादन का जो सिद्धांत है वह फर्म द्वारा साधनों की जो मांग है, मांग के विश्लेषण का आधार है। क्योंकि फर्म द्वारा किसी साधन की
मांग उसके सीमांत उत्पादन अथवा उत्पादकता पर निर्भर करती है और यह साधनों की मांग उनकी पूर्ति से क्रिया करके साधनों की कीमत को निर्धारित करती है। साधनों की कीमतें पदार्थों की लागतों को प्रभावित करने व प्रभावित करके उनकी कीमतों को निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार उत्पादन का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में पदार्थों की कीमत निर्धारण और साधनों की जो कीमतें हैं उन साधनों की कीमत निर्धारण, जिसे हम वितरण सिद्धांत भी कहते हैं, के बीच में या बीच की एक कड़ी मात्र है। अब आगे देखिए, एक फर्म के साधनों तथा उसके उत्पादन के बीच जो संबंध है वह संबंध उत्पादन फलन है, या हम ये कहें कि फर्म के साधनों तथा उसके उत्पादन के बीच के संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन के सिद्धांत में उत्पादन फलन का हम अध्ययन करेंगे और इसमें जो अध्ययन किया जाता है वह एक फर्म के उत्पादन फलन का अध्ययन कुछ साधनों की मात्राओं को स्थिर रखकर तथा अन्य मात्राओं को बढ़ाकर हम करते हैं। ऐसा हम परिवर्तनशील अनुपात के नियम या परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है जिसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कहते हैं और उसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं एवं किसी पदार्थ के उत्पादन में प्रयोग होने वाली जो सभी साधनों का या सभी साधनों को बढ़ाकर हम आर्थिक सिद्धांत में पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि उत्पादन फलन क्या है, यानी उत्पादन फलन। प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन हम किसे कहते हैं यह हमें पहले समझना है। तो देखिए, उत्पादन के 5 साधन होते हैं, उनमें भूमि, श्रम, पूंजी, तकनीकी और साधन, जिन्हें हम A, B, C, D, E, इन्हें में क्या A, B, C, D और E से प्रदर्शित करता हूँ। यानी आप कुछ भी मान सकते हैं। A, B, C, D, E जो साधन हैं भूमि, श्रम, पूंजी, तकनीक और जो साधन हैं उन्हें हमने 5 भागों में या 5 जो भाग हैं वह भूमि, श्रम, पूंजी और तकनीकी के साधन हैं। अब देखिए, इन इकाइयों का जब हम उत्पादन प्रक्रिया में कुल जो उत्पादन होता है उसे हम जो प्रदर्शित करते हैं उसे हम P से प्रदर्शित करते हैं और P कोई एक इकाई है, P इकाई, और इसके साथ ही जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रोडक्शन। नेक्स्ट इसमें आता है कि जो वस्तु का उत्पादन किया है या उसकी जो मात्रा है उस मात्रा पर निर्भर करता है कि उसमें जो साधनों का प्रयोग किया गया है वह किस प्रकार किया गया है। साधनों तथा
उत्पादन में जो संबंध है यानी इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है उसे हम फलन यानी एफ से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम फलन या फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन। अब देखिए, इसे अगर हम गणितीय रूप में लिखें तो गणितीय रूप में इसका जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा? देखिए, P = फंक्शन है A, B, C, D और E का। क्या है? P = फंक्शन A, B, C, D, E। P = क्या है? वेयर P = उत्पादन, जिसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं। F = क्या है? फलन, इसे हम फंक्शन, और इसके बाद A, B, C, D, E ये क्या है? उत्पादन के साधन। क्या है? उत्पादन के साधन, और साधनों को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। अब देखिए, गणित की जो भाषा में हम लिखते हैं उसका जो फॉर्मूला है P = फंक्शन A, B, C, D, E का है। उपर्युक्त जो फलन है, इस फलन का अर्थ है कि किसी वस्तु की उत्पादन की मात्रा साधनों की जो मात्रा है यानी A, B, C, D, E पर निर्भर करती है। यदि साधनों की मात्रा बढ़ा दी जाए तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। अगर साधनों की मात्रा को हम घटा दें तो जो प्रोडक्शन होगा या जो उत्पादन होगा वह घट भी जाता है। और यदि साधन कम मात्रा में हों तो वस्तु का जो उत्पादन होता है वह कम मात्रा में ही होता है। साधनों का वस्तु की उत्पादन मात्रा है, उस मात्रा के संबंध में वस्तु की जो प्रकृति है उसके अनुसार इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। फिर बात आती है कि आर्थिक सिद्धांत में हम दो प्रकार के उत्पादन फलनों का विशेष अध्ययन करते हैं। किसमें? आर्थिक सिद्धांत में हम दो प्रकार के उत्पादन फलनों का अध्ययन करते हैं, और उसमें प्रथम हम ऐसे उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं जिसमें कुछ साधनों की मात्राएं स्थिर हों या स्थिर रहने पर एक अन्य या एक से अधिक साधनों की मात्रा में वृद्धि होती है, और साधनों व उनसे प्राप्त उत्पादन में इस प्रकार का संबंध जो होता है वह संबंध कौन सा होता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। क्या होता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। सेकंड जो होता है वह है दूसरे, हम सभी साधनों की मात्राओं में वृद्धि से हुए उत्पादन में परिवर्तन के संबंध को अध्ययन करेंगे, जो कि पैमाने के प्रतिफल यानी रिटर्न्स टू स्केल की विषय वस्तु होगी। और रिटर्न्स टू स्केल का जो हम अध्ययन करेंगे वह नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत करेंगे, जिसमें हम काव डगलस उत्पादन फलन का भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम केवल एक ही अध्ययन करेंगे,
परिवर्तनशील अनुपात का नियम का। अब देखिए परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है वह क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम उसे देखते हैं। देखिए यह क्या है, परिवर्तनशील अनुपात का प्रतिफल। फर्स्ट, परिवर्तनशील अनुपात का प्रतिफल। अब देखिए परिवर्तनशील अनुपात का प्रतिफल क्या है, जिसे हम रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं। इसमें क्या है, परिवर्तनशील अनुपात या परिवर्तनशील साधन का प्रतिफल भी आप कर सकते हैं। यहाँ परिवर्तनशील साधन, अब साधन में फैक्टर है, यहाँ रेशियो है, तो हम इस समय जो अध्ययन करेंगे वह साधनों का अध्ययन करेंगे। तो इसलिए मैंने आप यहाँ से अनुपात को हटाकर साधनों को लिया है। और देखिए साधनों के अंतर्गत जो है अध्ययन, उसमें क्या है, परिवर्तनशील साधन के जो प्रतिफल हैं उनकी जो अवधारणा है वह अवधारणा अल्पकाल में ही सार्थक होती है, दीर्घ काल में सार्थक नहीं होती, अल्पकाल में ही सार्थक होती है। क्योंकि कुल साधन जैसे भूमि, श्रम और पूंजी जैसे जो साधन हैं, यह साधन कौन से हैं, भूमि, श्रम और पूंजी। अब यहाँ श्रम परिवर्तनशील है, भूमि, मशीन और जो पूंजी है यह स्थिर रहते हैं। ये जो साधन हैं यह स्थिर रहते हैं। और जो स्थिर साधन रहते हैं उनमें क्या होता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, श्रम जो कच्चा माल उत्पादित करता है वह साधनों को ही बढ़ाया जाता है। श्रम को हम बढ़ा सकते हैं लेकिन किसे नहीं बढ़ा सकते, भूमि को नहीं बढ़ा सकते हैं डायरेक्ट एकदम, मशीन को हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं, और ना ही पूंजी को हम एक साथ बढ़ा सकते हैं। केवल हम परिवर्तन अगर कर सकते हैं तो वह श्रम में कर सकते हैं। और जब हम इनमें अगर परिवर्तन करते हैं तो फिर क्या होता है, अल्पकालीन जो उत्पादन फलन है वह क्या होगा, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू फंक्शन है किसका, L और K डैश का। P प्रोडक्शन, F फलन या फंक्शन है किसका, L लेबर यानी श्रम और K डैश कैपिटल यानी पूंजी का। अब देखिए जहां हम P इक्वल टू उत्पादन, मैंने अभी बताया P इक्वल टू प्रोडक्शन और L इक्वल टू श्रम की इकाइयाँ और K डैश इक्वल टू होता है पूंजी की स्थिर मात्रा का। उपर्युक्त फलन यह बतलाता है कि पूंजी की जो मात्रा है वह मात्रा स्थिर रहते हुए श्रम का अधिक प्रयोग करने से वस्तु की उत्पादन मात्रा किस प्रकार बढ़ती है। इस विश्लेषण में हम सर्वप्रथम जो अध्ययन करते हैं या सर्वप्रथम जो अध्ययन किया जाएगा वह अध्ययन होगा भौतिक उत्पादन की विभिन्न मात्राओं का, या जो विभिन्न मात्राएं दी हुई हैं भौतिक उत्पादन की, उन भौतिक उत्पादन की विभिन्न धारणाओं की जो व्याख्या हम करते हैं उसमें उपयोग में केवल परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल को लेते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल को हम उसके अंतर्गत लेते हैं, यानी जो वह रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर होता है। और इसमें अल्पकालीन जो उत्पादन फलन है उसके अध्ययन के लिए इसका विशेष तौर पर इसे लिया जाता है।
फिर बात आती है कुल औसत तथा सीमांत भौतिक उत्पाद। क्या है? कुल औसत तथा भौतिक उत्पाद। अब देखिए, कुल औसत तथा भौतिक उत्पाद यानी टोटल एवरेज एंड मार्जिनल फिजिकल जो प्रोडक्ट है वह क्या है? तो इसके अंतर्गत देखिए, किसी साधन के भौतिक उत्पाद के विषय में तीन धारणाएं होती हैं। क्या होती हैं? तीन धारणाएं होती हैं। पहली जो धारणा होती है वह धारणा है कुल भौतिक उत्पाद की, दूसरी धारणा है इसमें औसत भौतिक उत्पाद की, और तीसरी जो धारणा है वह सीमांत भौतिक उत्पाद की है। एक साधन का कुल भौतिक उत्पाद परिवर्तनशील साधन की एक निश्चित मात्रा का प्रयोग करके जबकि अन्य साधन अगर स्थिर रहें तो जो उत्पादन की मात्रा होती है वह उसे कुल भौतिक उत्पाद कहा जाता है। फिर से आप एक बार देखें कि एक साधन का कुल भौतिक उत्पाद परिवर्तनशील साधन की एक निश्चित मात्रा का प्रयोग करके जो उत्पाद की मात्रा प्राप्त होती है उसे हम कुल भौतिक उत्पाद कहते हैं। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है कुल उत्पादन में भी वृद्धि होती है, किंतु कुल भौतिक जो उत्पादन है उसमें वृद्धि की दर साधन के प्रयोग की विभिन्न दरों पर भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए, इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। तो चलिए, मैं आपके समक्ष एक रेखा चित्र का निर्माण कर रहा हूं। मेरे साथ ही आप भी रेखा चित्र का निर्माण करें। यहाँ मैं दूसरा कलर यूज करूँगा। फिर इसके बाद में और दूसरा कलर,
देखिए इसके बाद आप देख रहे हैं यह है मूल बिंदु O, यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस, और इसके बाद ये L1 L2 और नेक्स्ट आप देख रहे हैं यह बिंदु है आपका Q1 Q2 और नेक्स्ट है आपका Q3। यह है TP यानी टोटल प्रोडक्शन, और आप इसे देख रहे हैं यह जो मात्रा है लेबर और नेक्स्ट है टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। अब देखिए यह जो मैंने आपके समक्ष बनाया है यह श्रम का कुल भौतिक उत्पाद है। क्या है? श्रम का कुल भौतिक उत्पाद। मैंने जो रेखा चित्र आपके समक्ष तैयार किया है, इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि कुल भौतिक उत्पाद जो वक्र है जिसे हम टीपी बोलते हैं, टोटल प्रोडक्शन, से स्पष्ट होता है कि आरंभ में कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से यानी इंक्रीज रेट से क्या होता है? वृद्धि होती है। क्या होता है? बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। कहाँ तक? Q2 तक। कहाँ तक होती है? Q2 तक। तो देखिए जहाँ वृद्धि होती है, आरंभ में कुल उत्पाद वक्र टीपी की जो ढाल है वह कैसी हो रही है? बढ़ रही है। कैसी? बढ़ रही है। फिर इसके बाद में क्या होता है? एक अवस्था के पश्चात
कौन सी अवस्था के पश्चात? Q2 की अवस्था के पश्चात TP जो दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन जो दर दी है, वह क्या है? बढ़ना आरंभ होता है जैसे कि परिवर्तनशील जो साधन है, उस साधन की अधिक मात्रा प्रयोग की जाती है। तो क्या होता है? फिर आप एक बार से देखें कि रेखा चित्र में कुल भौतिक उत्पाद वक्र TP से यह स्पष्ट होता है कि आरंभ में कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। अर्थात आरंभ में TP यानी जो कुल उत्पाद वक्र है की ढाल बढ़ रही है। कहाँ? आरंभ में तो बढ़ी है, लेकिन फिर क्या होता है? एक अवस्था के पश्चात, और वह अवस्था कौन सी है? Q2 की अवस्था के पश्चात TP कम दर से बढ़ता है, ज़्यादा से नहीं, कम दर से बढ़ रहा है। फिर क्या होगा? Q3 के बाद में गिर जाता है। क्या होता है? Q3 के बाद में गिरता है। तो यहाँ क्या है कि एक अवस्था के पश्चात कुल उत्पाद वक्र TP कम दर से बढ़ना आरंभ होता है जैसे कि परिवर्तनशील साधन की अधिक मात्रा प्रयोग की जाती है। तब कुल भौतिक उत्पाद अंततः घटती हुई दर से बढ़ता है। इसके बाद फिर क्या होता है? जब घटती हुई दर से बढ़ता है तो फिर क्या होता है? तब श्रम का जो कुल भौतिक उत्पाद वक्र है वह मूल बिंदु O से आरंभ होता है, जो इस उचित मान्यता पर आधारित है कि केवल स्थिर साधन पूंजी के प्रयोग से कुछ भी उत्पाद संभव नहीं है। अगर हम केवल श्रम को ही उपयोग में लाएं, पूंजी ना हो, मशीनें ना हो, तो कुछ भी उत्पाद संभव नहीं होगा। रेखा चित्र से यह भी स्पष्ट होता है कि पूंजी की एक स्थिर मात्रा के साथ श्रम की OL1, कौन सी? श्रम की OL1 मात्रा क्या करते हैं हम? प्रयोग की जाती है, तो कुल उत्पादन L1 Q1 हो जाता है। कौन सा होता है? L1 Q1 हो जाता है। कुल उत्पादन क्या हो बढ़ेगा? यानी L1 और Q1 हो जाएगा, के बराबर होता है। और यहाँ फिर क्या होता है? पूंजी की उसी स्थिर मात्रा से कम, यानी पूंजी की उसी स्थिर मात्रा से हम श्रम में और वृद्धि अगर कर दें, जिसे हम OL1 से बढ़ाकर OL2 कर दें, तो जो उत्पादन में वृद्धि होगी वह L2 Q2 के बराबर वृद्धि होगी। फिर क्या होगा? जब ये स्थिति आएगी तो कुल उत्पाद वक्र जो बढ़कर के क्या होता है? L2 और Q2 हो जाता है। और फिर इसी प्रकार स्थिर पूंजी के साथ परिवर्तनशील साधन के अधिक प्रयोग से उसका कुल उत्पाद बढ़ता जाता है, जब तक कि उसकी OL3 मात्रा यानी OL3 मात्रा क्या होगा? OL3 मात्रा पे जब होगी तो उस पर कुल उत्पाद उच्चतम जो दर होगी या उच्चतम जो स्तर होगा वह स्तर होगा L3 Q3 का। क्या होगा? L3 और Q3 का। इसके जस्ट बाद अगर हम और लेबर को बढ़ाएंगे तो उत्पादन घटता ही चला जाएगा। अब फिर क्या होता है? नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वह है कुल उत्पाद वक्र में विवर्तन कैसे होता है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया तो सही कि साहब एक सीमा के बाद में इसमें वृद्धि होती है, लेकिन घटती हुई दर से वृद्धि हो जाती है। फिर Q3 के बाद में ऋणात्मक हो जाता है, लेकिन Q2 तक
लगातार वृद्धि हुई है। Q3 तक वृद्धि तो हुई लेकिन घटती हुई दर से वृद्धि हुई, और Q3 के बाद में टोटल प्रोडक्शन जो वक्र है वह माइनस में चला जाता है या ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो पॉइंट है वह पॉइंट होगा आपका कुल उत्पाद वक्र में विवर्तन। अब देखिए इसमें जो विवर्तन है या जो परिवर्तन है वो कैसे होता है, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसके लिए भी रेखा चित्र का निर्माण करना है। देखिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि कुल उत्पाद जो वक्र है उसमें विवर्तन होता है वो कैसे होता है। देखिए स्थिर जो साधन हैं उन साधनों में पूंजी की जो मात्रा है उस मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तनशील जो साधन हैं उन साधन का श्रम का कुल उत्पाद जो वक्र है वो विवर्तित हो जाता है या विवर्तित हो जाएगा, हो नहीं जाता है, हो जाएगा, जो कि इस मान्यता पर आधारित है कि एक परिवर्तनशील जो साधन है वह कुल उत्पाद वक्र में साधन पूंजी समान रहे तब। अगर साधन पूंजी समान नहीं रहती है तो इसमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन हो और नहीं भी हो सकता है। देखिए कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। ये मैंने आपके समक्ष 3 उत्पाद वक्र खींचे हैं, यानी P इक्वल टू फंक्शन है किसका है, L/K1 का, किसका है, L/K1। P इक्वल टू फंक्शन है L/K2 का, P इक्वल टू फंक्शन है L/K3 का। अब देखिए ये मैंने जो तीनों रेखा खींची हैं यह क्या है, TP1, TP2, TP3। इधर लेबर है और नेक्स्ट टोटल फिजिकल प्रोडक्शन है, क्या है, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। अब देखिए टोटल फिजिकल प्रोडक्शन और लेबर, मैंने आपके समक्ष जो रेखा चित्र का निर्माण किया है इसमें मैंने टोटल प्रोडक्शन की जो रेखाएं हैं वह 3 रेखाएं खींची हैं और इन तीनों रेखाओं में L/K1, L/K2, L/K3 यानी जो प्रोडक्शन है वह फंक्शन L/K1 का यानी लेबर और कैपिटल 1 में जो परिवर्तन हुआ उसका। नेक्स्ट P इक्वल टू फंक्शन L/K2 यानी लेबर यानी श्रम और पूंजी 2 में, फिर श्रम और पूंजी 3 में जो परिवर्तन है उनको हमें देखना है। इसके अंतर्गत देखिए जो रेखा चित्र है इस रेखा चित्र में श्रम का जो कुल उत्पाद वक्र है वह TP1 यह मानकर चलता है कि यह मानकर बनाया गया है कि पूंजी की जो मात्रा है वह K1 है। यहाँ ध्यान दें कि क्या होगा,
व्याख्या को सरल बनाने के लिए क्या किया, या व्याख्या को सरल बनाने के उद्देश्य से केवल घटती हुई ढाल के ही कुल उत्पाद वक्र बनाए गए हैं। यदि पूंजी की मात्रा में क्या हो जाए, या यदि पूंजी की मात्रा बढ़कर K2 हो जाती है तो कुल उत्पाद वक्र ऊपर को सरक जाता है और यह TP2 हो जाता है। पूंजी की मात्रा फिर अगर हम K2 से बढ़ाकर K3 कर देते हैं तो फिर क्या होगा, K3 में वृद्धि होने पर जो श्रम का कुल उत्पाद वक्र है वह ऊपर को सरक कर TP3 हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवर्तनशील जो साधन हैं उन साधनों का कुल भौतिक या कुल उत्पाद वक्र उसके साथ प्रयोग की जाने वाली स्थिर साधन की जो मात्रा है वह मात्रा पर निर्भर करता है। पूंजी की मात्रा जितनी अधिक होती है या पूंजी की मात्रा जितनी अधिक होगी, परिवर्तनशील साधन अर्थात श्रम के कुल उत्पाद वक्र का जो स्तर है वह उतना ही ऊंचा होता चला जाएगा। फिर बात आती है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें, औसत भौतिक उत्पाद क्या है। नेक्स्ट क्या है, औसत भौतिक उत्पाद। औसत भौतिक उत्पाद। अब देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि औसत भौतिक उत्पाद क्या चीज़ है। देखिए, एवरेज फिजिकल जो प्रोडक्ट है जिसे हम APP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AP और P बोलते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। APP क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना है। तो देखिए, परिवर्तनशील जो साधन हैं उन साधनों का औसत उत्पादन श्रम की प्रति इकाई के प्रयोग से प्राप्त जो उत्पादन होता है उसको हम क्या कहते हैं, साधन के कुल भौतिक उत्पाद को उसकी प्रयोग की जाने वाली या प्रयोग की गई जो मात्रा है उस मात्रा से भाग देकर हम प्राप्त कर सकते हैं। किसे, औसत भौतिक उत्पाद को। अब देखिए, किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, परिवर्तनशील साधन का औसत उत्पादन श्रम की प्रति इकाई के प्रयोग से प्राप्त उत्पादन को कहते हैं। इसे साधन के कुल भौतिक उत्पाद को उसकी प्रयोग की गई मात्रा से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। अर्थात कैसे करेंगे, APL इजिकल टू क्या होगा, APL इजिकल टू क्या होता है, Q अपॉन L। क्या है, Q अपॉन L। रियल यानी जहाँ क्या होगा, जहाँ APL श्रम के औसत भौतिक उत्पादन को Q जो क्वांटिटी है वह किसी वस्तु की है, Q वस्तु की कुल उत्पादन मात्रा को तथा L श्रम की प्रयोग की गई मात्रा को व्यक्त करते हैं। उदाहरणतः है क्या होगा, यदि हम पूंजी की एक स्थिर मात्रा से श्रम की 10 इकाइयाँ को प्रयोग करने पर वस्तु की अगर 400 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो श्रम का जो औसत कुल भौतिक उत्पाद होगा वह क्या होगा। देखिए, अगर हम श्रम की 10 इकाइयों से किसी चीज़ को प्रयोग प्रोडक्ट करते हैं तो जो औसत उत्पादन जो होगा वह क्या होगा, यानी 400 अगर इकाइयाँ हम उपयोग करते हैं और 10 इकाई श्रम की लगाते हैं तो जो APL होगा वह होगा 40। कितना होगा, 40 इकाइयों का होगा। इसके बाद क्या होगा कि श्रम के अधिक या कम प्रयोग से श्रम की जो औसत उत्पादकता बदल भी जाती है। अगर मान लीजिए हम 10 की जगह पर 11 कर दें और यहाँ 440 कर दें
तो 41 हो जाएगा, या 440 कर दें तो मतलब फिर भी 40 ही होगा। तो इस तरह से अगर हम मान लीजिए मैंने इनसे APL निकालने के लिए श्रम की 11 इकाइयाँ लगाई हैं और जो उत्पादन हुआ है वह 440 हुआ है और 11 इकाई लगाई तो भी 40 ही आता है। हम परिवर्तन जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे उसके उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती होगी फाइनली। नेक्स्ट क्या है, औसत भौतिक उत्पाद वक्र की जो व्युत्पत्ति है वह कैसे होती है। तो अब हम इसे देखते हैं, औसत भौतिक उत्पाद वक्र की व्युत्पत्ति को। चलिए ये भी देख लेते हैं। औसत भौतिक उत्पाद वक्र, देखिए मूल बिंदु O x एक्सिस वाई एक्सिस और इसका जो औसत भौतिक उत्पाद जो वक्र है उसे देखेंगे क्या होगा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट मुझे दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ। आगे और इसके बाद मेरे साथ ही इस रेखा चित्र का निर्माण आप करते चलें जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। अब देखिए
x मूल बिंदु O। नेक्स्ट देखिए यहाँ L1 L2 L3, L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8। यहाँ देखिए नेक्स्ट Q1 Q2 Q3 और ये Q4 Q5 Q6 Q7 और Q8 और ये है आपकी TP टोटल प्रोडक्शन रेखा। अब देखिए हम इसका, ये मैंने नीचे आपको लेबर यानी श्रम और नेक्स्ट टोटल फिजिकल प्रोडक्शन यानी टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, जिसे हम टोटल फिजिकल प्रोडक्शन या APP औसत, इसे हम औसत भी लिख सकते हैं। और APP मान लीजिए अगर मैं इसे औसत लिख देता हूँ तो एवरेज कर देते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन APP। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो टोटल फिजिकल जो प्रोडक्ट है वह कर्व कौन सा है, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन इसे बोलते हैं कर्व, CURVE कर्व। अब देखिए जो मैंने आपके समक्ष रेखा चित्र बनाया है, इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि रेखा चित्र में x अक्ष पर श्रम को तथा y अक्ष पर हमने क्या दिखाया है, y अक्ष पर श्रम के कुल भौतिक उत्पाद को प्रदर्शित किया गया है। जब श्रम की OL1 मात्रा प्रयोग की जाती है तो उसका जो कुल भौतिक उत्पाद है वह क्या होगा, OL1, क्या होगा, OL1 हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है, कुल भौतिक उत्पाद जो वक्र है उसका OL मात्रा प्रयोग की गई या OL मात्रा प्रयोग की जाती है तो उसका जो कुल भौतिक उत्पाद वक्र होगा वह L1Q1 होगा। अगर इसे बढ़ाकर OL2 कर दें तो जो कुल उत्पाद, जो भौतिक उत्पाद कुल उत्पाद वक्र जो होगा वह L2Q2 होगा। नेक्स्ट अगर 3 कर दी जाए तो L3Q3 हो जाता है, और बढ़ा दें L4 तो Q4 हो जाएगा, L5 अगर करें तो Q5 हो जाएगी। और नेक्स्ट अगर हम ज़्यादा मात्रा और बढ़ाते हैं L6 यानी लेबर की जो मात्रा है बढ़ा करके हमने 6 की, तो जो उत्पादन है वह घटना शुरू हो जाएगा, बढ़ेगा तो सही लेकिन घटती दर से बढ़ेगा और Q6 हो जाएगा। L7 पॉइंट पर आकर के 0 हो जाएगा, यहाँ ना बढ़ेगा ना घटेगा। फिर हमने और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने पर क्या हो जाता है, अगर हम L8 करें तो Q8 पर गिरना शुरू हो जाता है। अब देखिए इसे किताबी भाषा में क्या लिखा गया है वह देख लेते हैं। जब श्रम की OL1 मात्रा प्रयोग की जाती है तो उसका कुल भौतिक उत्पाद L1Q1 है। उन सब श्रम का कुल भौतिक उत्पाद क्या होगा, उक्त
या अतएव जो श्रम है उसका कुल भौतिक उत्पाद L1Q1 अपॉन OL1 के समान है, किंतु L1Q1 अपॉन OL1 उस सरल रेखा OQ1 जो बिंदु Q1 को मूल बिंदु से जोड़ती है को ढाल के बराबर है। इसी प्रकार जब श्रम की OL2 मात्रा प्रयोग की जाती है तो क्या होता है, उसका सीमांत भौतिक उत्पाद L2Q2 अपॉन OL2 हो जाता है। और जब OL2 के बराबर है तो जिसको बिंदु Q2 पर या Q2 को मूल बिंदु से जो जोड़ने वाली सरल रेखा है वह OQ2 होगी या OQ2 के ढाल के बराबर या ढाल के माप के बराबर प्राप्त किया जाता है। रेखा चित्र में देखने से यह पता चलता है कि श्रम का औसत भौतिक उत्पाद जिसे श्रम के प्रयोग के विभिन्न स्तरों पर प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किया जाएगा, तो श्रम के प्रयोग में जो वृद्धि है उसके होने पर परिवर्तित होता जाता है। जैसे श्रम की मात्रा L1 से L3 बढ़ाई जाती है तो हम यह देखते हैं कि वे रेखाएं जो कुल भौतिक उत्पाद यानी Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 आदि को मूल बिंदु से जो जोड़ती हैं उनकी ढाल बिंदु Q5 तक बढ़ती है और तदुपरांत फिर क्या होता है, यह घटती है। क्या होता है, Q5 के बाद में यह घटना शुरू हो जाती है। अब देखिए, जब घटती है तो उसके पश्चात यह घटना आरंभ कर देता है और सामान्य अवलोकन से हमें यह पता चलता है कि स्थिर साधन की एक दी हुई मात्रा के साथ जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा का प्रयोग बढ़ाया जाता है या बढ़ाया जाएगा तो उसका औसत उत्पादन आरंभ में बढ़ता है और उच्चतम सीमा को पहुंच करके घटना प्रारंभ हो जाता है। परिवर्तनशील साधन श्रम का औसत भौतिक उत्पाद वक्र आरंभ में बढ़ता है, यानी ऊपर की ओर बढ़ता है और उच्चतम बिंदु प्राप्त करने के पश्चात फिर नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। अर्थात यह अंग्रेजी के U अक्षर का उल्टा हो जाता है। फिर देखिए, अब नेक्स्ट हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह सीमांत भौतिक उत्पाद का अध्ययन कर रहे हैं। किसका? सीमांत भौतिक उत्पाद। चलिए अब सीमांत भौतिक उत्पाद का भी अध्ययन कर ही लेते हैं। सीमांत भौतिक उत्पाद। देखिए, सीमांत भौतिक उत्पाद क्या है, इसे हम कैसे निकालते हैं, यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन जो हम बोलते हैं, इसे हम MPP से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? MPP यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन। क्या है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत परिवर्तनशील जो साधन हैं उन साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने पर जबकि सामान्य या अन्य साधन जैसे कि पूंजी स्थिर रहते हैं या पूंजी स्थिर रखी जाती है तो वस्तु के कुल उत्पाद में वृद्धि होती है। उसे साधन का सीमांत भौतिक उत्पाद कहा जाता है। माना कि एक दी हुई पूंजी के साथ 10 श्रमिकों को कार्य करने पर लगाया जाता है और उनके लगाए जाने पर वह एक कंपनी में कपड़े का 2000 मीटर
उत्पादन प्रति महीने करते हैं। यानी 10 मजदूर मशीनों पर काम करके एक महीने में 2000 मीटर कपड़ा बना देते हैं। अब यदि हम 10 श्रमिकों की जगह पर 11 श्रमिकों को कर दें और 11 श्रमिक मिल करके अगर कार्य करने लगें तो जो पूंजी है उस पूंजी की मात्रा में हम कोई परिवर्तन ना करें, पूंजी वही एज इट निश्चित रखें, तो जो उत्पादन है वह उत्पादन पहले 2000 था, फिर 2100, पहले 2000 कितने ने किया 10 ने, और अब हमने 11 लगाए हैं, और यही उत्पादन अगर 2180 कर दें तो जो 11वें का जो उत्पादन है वह कितना हो जाएगा, यानी 2180 माइनस 2000 यानी 2000 इजिकल टू 180 मीटर जो कपड़ा है वह 11वें व्यक्ति ने एक महीने में प्रोडक्ट किया है। किसमें? एक महीने में किया है। अब जब यह एक महीने में इसने प्रोडक्ट किया है तो जो औसत है सीमांत भौतिक जो उत्पाद है वह 180 मीटर एक व्यक्ति का निकल के आ जाता है। फिर बात आती है, यदि श्रम की डेल्टा एल मात्रा बढ़ाई जाती है जिसके फलस्वरूप उत्पादन में डेल्टा क्यू के बराबर अगर वृद्धि हो जाती है तो श्रम का जो सीमांत भौतिक उत्पाद है वह क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा। अब इसका अगर हम इसमें भाग दे दें तो देखिए क्या निकलता है, एम पी पी इजिकल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल करते हैं तो एम पी पी निकल के आ जाती है। फिर देखिए सीमांत भौतिक जो उत्पाद है उसके वक्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है, चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं। तो इसके वक्र की व्युत्पत्ति भी कर देते हैं। देखिए यहाँ देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब देखिए
ए बी और ये सी, इस पर भी देखिए कर्व जो खींच रहा हूँ मैं, ये सी। नेक्स्ट कर्व खींचते हैं, ये डी, ये ई पर देखिए, इसके बाद एफ, और एफ में आप देख रहे हैं एफ, फिर इसके बाद जी, और जी पर आप देखेंगे और ये है ई। अब देखिए मैंने आपके समक्ष जो रेखा चित्र तैयार किया है, इसमें ये कौन सा है, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन टीपी, नेक्स्ट टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ मैंने आपके समक्ष जो रेखा चित्र बनाया है, लेकिन इसमें सीमांत भौतिक उत्पाद की वक्र की जो व्युत्पत्ति है वह कैसे होती है, सबसे पहले हमें यह समझना है। तो देखिए जो परिवर्तनशील साधन है, उन साधनों का सीमांत भौतिक उत्पाद वक्र उसके कुल भौतिक उत्पाद वक्र से व्युत्पादित किया जाता है या व्युत्पादित किया जा सकता है। श्रम की मात्रा के प्रयोग की किसी स्तर पर श्रम का सीमांत भौतिक उत्पाद उस स्तर पर कुल उत्पाद वक्र की जो ढाल है उस ढाल को माप कर प्राप्त किया जा सकता है। और रेखा चित्र में जब हम OL1 क्या OL1 L2 OL1 मात्रा प्रयोग की जाती है तो श्रम का सीमांत भौतिक उत्पाद वक्र कुल उत्पाद वक्र टीपी के ए बिंदु पर स्पर्श करता है। ए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर इसकी ढाल मापने से जाना जा सकता है। इसी प्रकार श्रम की OL2 मात्रा प्रयोग करने पर उसका जो सीमांत भौतिक उत्पाद वक्र है वह उत्पाद वक्र टीपी के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा खींचकर उसकी ढाल को मापकर प्राप्त किया जा सकता है। रेखा चित्र से यह ज्ञात होता है कि श्रम का सीमांत श्रम के प्रयोग के विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न है और आरंभ में श्रम का सीमांत जो उत्पाद है वह बढ़ता है और जैसे जैसे श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है और अंततः यह घटने लगता है। रेखा चित्र से यह स्पष्ट होता है कि ABCD E बिंदुओं पर जो खींची गई रेखा है या जो स्पर्श रेखाएं हैं उन रेखाओं की जो ढाल है वह क्रमशः बढ़ती जाती है, किंतु ई बिंदु के बाद क्या होता है, ई बिंदु के बाद उसकी जो ढाल है वह घटना आरंभ करती है और बिंदु जी पर जो कि श्रम के प्रयोग के स्तर L7 के अनुरूप है कुल उत्पाद वक्र की ढाल शून्य हो जाती है। अर्थात श्रम की L7 मात्रा पर उसका सीमांत भौतिक उत्पाद शून्य होता है। कुल भौतिक उत्पाद वक्र टीपी बिंदु जी के पश्चात क्या होता है, नीचे की ओर गिरने लगता है, जिससे उसका जो ढाल है वह ढाल ऋणात्मक हो जाता है और ऋणात्मक होने के बाद यह दर्शाता है कि श्रम का सीमांत भौतिक उत्पाद ऋणात्मक हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।